हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम संस्कृत का जो कि आपको हर एक एग्जाम में 8 नंबर का पूछा जाता है, दो नंबर का 16 वो क्वेश्चन रहता है। 16 में 8 आपको बनाना होता है, जो कि आपको इसको हिंदी में लिखना होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम आप लोगों को आज बताने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2024 में इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि आने की पूरी संभावना है, उसको लेकर को हम आप लोगों को आज बताएंगे कि 16 में से 8 को आपको बनाना होता है। ये आप लोग के भी पता है, लेकिन क्वेश्चन संख्या 16 रहता है, लेकिन उसमें 8 बनाना है। और भाई उसको क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का होता है। कितना? 2-2 मार्क्स का होता है। तो आपको अगर 8 बनाते हैं तो 8 गुना 16 नंबर यहाँ से आ जाता है, और पत्र से आपको 8 नंबर आ जाता है। और जो ग्रामर है, ग्रामर तो 25 नंबर, मतलब 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है, तो 50 में से उधर करीब 30 आ जाएगा, और 16 8 इधर, तो कहीं ना कहीं आपको 70-80 नंबर आने की पूरी चांसेज है। तो चलिए, अब हम ये 8 क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि इसको क्या करना है, कैसे आपको याद करना है, या तो वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में अगर आ जाता है तो इसको कैसे लिखना है। इसको हम आपको कहानी की तरह हम बताएंगे, जो कि आप आराम से वहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन याद रहे, आंसर याद रहे या ना रहे, लेकिन आपको मन में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा याद करने का, तो आप लिख सकते हैं वहाँ एग्जाम में। अगर थोड़ा बहुत भी, अगर ये कहानी के रूप से हम क्वेश्चन आपको बताएंगे, तो कहानी अगर थोड़ा सा भी दिमाग में अगर आ जाएगा तो आपको 2 नंबर मिलना फिक्स है। तो अगर हम इसी तरह से 8 क्वेश्चन बताएंगे, 8 में से अगर 8 आ जाता है तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। तो चलिए ठीक है, हम समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि नदी और विद्वान में क्या समानता होता है। कि नदी और विद्वान में क्या समानता होता है। ठीक है, तो इस तरह के आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नदी और विद्वान में क्या समानता होता है। तो अगर यदि इसको लिखने की बात आता है तो आप आराम से लिख सकते हैं, लेकिन उसको देखिए हम आपको कहानी की तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले नंबर हम समझ लेते हैं, क्या रहा है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ, क्या कह रहा है, जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ अपने नाम और रूप आर्थिक व्यक्ति को छोड़कर, मतलब कहने का मतलब है कि जिस प्रकार बहती हुई नदियाँ नाम रूप अर्थात व्यक्तिगत छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। जैसे कि मान लीजिए कोई नदी बह रहा है, और नदी बहते बहते कहाँ एक समुद्र में मिल जाती है ना, एक समुद्र में मिल जाती है। उसी प्रकार विद्वान पुरुष, है ना, कौन? विद्वान पुरुष भी अपने नाम और रूप त्याग कर ब्रह्म अथवा परमात्मा का विलुप्त कर लेता है। जैसे कहने का मतलब इसका तात्पर्य ये है बच्चों कि कोई भी, जैसे जिस तरह से नदी अपना मार्ग बदल लेती है, उसी प्रकार से कह रहा है कि विद्वान भी अगर पढ़ लिख लेता है तो एक परमात्मा के शरण में चले जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। इसका मूल भाव है, नदी के समान विद्वान पुरुष अहंकार नहीं होता है, फलस्वरूप वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब ये बच्चों कि कोई भी विद्वान अहंकार नहीं करता है, मतलब किसी चीज का घमंड नहीं करता है, एक सहनशील व्यक्ति होता है। उस जिस प्रकार से नदी में कितना भी पानी आ जाए कभी अपने आप को नहीं दिखाता, कहीं न कहीं अपना मार्ग निकाल लेता है। उसी प्रकार से विद्वान है जो कभी नहीं किसी को दुख पहुंचाने की कोशिश करता है, सही दिशा और सही और परमात्मा के शरण में चले जाता है। तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हम समझ गए। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं बच्चों कि सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है पटना के, है ना, सेकंड क्वेश्चन है कि पटना के, ये भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है कई बार। तो पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थलों का उल्लेख कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थलों का उल्लेख कीजिए। मतलब पटना में क्या क्या चीज है जो घूमने लायक है, बहुत फेमस चीज है, तो उसी के बारे में इसमें डिस्कस किया गया। तो सबसे पहले प्राचीन काल से पटन देवी है, गोलघर हो गया आपको, चिड़ियाघर हो गया, तो गांधी मैदान हो गया, तारामंडल हो गया, मौर्य लोग मौलकरीन समकलीन एगो है ना। तो इस प्रकार से आपको लिख देना होगा। सचिवालय हो गया, उच्च सचिवालय हो गया, न्यायालय, उच्च न्यायालय हो गया,
संग्रहालय हो गया, जो कि अभी एक नया संग्रहालय बन चुका है। तो सबसे पुराने वाले संग्रहालय भी इसको एक चर्चित जगह है, यहाँ भी आपको घूमने का बहुत सारा अवसर मिलता है। देखिए कह रहा है ना, पटना के प्रमुख दर्शनीय दार्शनिक स्थलों का उल्लेख कीजिए। तो कह रहा है पटना में प्राचीन से ही धार्मिक नगर रहा है। मतलब पटना है जो पहले ही से, मतलब कि प्राचीन काल से ही, मतलब मौर्यकालीन काल से ही यहाँ पे क्या रहा है, धार्मिक नगर रहा, मतलब धार्मिक नगर रहा होगा। ठीक है, तो आज भी नगर में पालिका देवी किसको बोलते हैं, पटन देवी को ही पालिका देवी बोलते हैं, जिसको हम अभी क्या बोलते हैं, पटन देवी। छोटी पटन देवी, बड़ी पटन देवी के नाम से चर्चित है। तो पटन देवी के नाम से पूजी जाती है। पटना के प्रमुख दार्शनिक स्थलों में सिखों का भी पूजने के स्थल है। मतलब सिख धर्म को ही यहाँ पे अच्छे से पूजा किए जाते हैं। यहाँ पे गुरु नानक जी को, जो कि आपको सिटी में मिलता है, गुलजार बाग की तरफ है ना। तो स्थल प्रसिद्ध जैसे गुरुद्वारा हुआ, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर हो गया। देखिए जैसे सिख के लिए गुरुद्वारा हो गया, हिंदुओं के लिए महावीर मंदिर हो गया, और गोलघर हो गया, विज्ञान का केंद्र है, तारामंडल है, महात्मा गांधी सेतु है। एक महात्मा गांधी सेतु पुल का भी बहुत चर्चित है पटना का, जो कि अभी नया बन चुका है। एक संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, जैविक उद्यान मतलब चिड़ियाघर है, मौर्यकालीन अफसोस भी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये भी है यहाँ पे। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा है मेरा कि पाटलिपुत्र है ना, पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। जब महात्मा बुद्ध ने पटना में अब आए थे, तो पाटलिपुत्रा, उसमें पाटलिपुत्रा हुआ करता था। अब तो पटना नाम इसको बदलकर हो गया, लेकिन पहले क्या था, पाटलिग्राम था। ठीक है, तो पाटलिग्राम में जब बुद्ध भगवान आए थे, तो यहाँ पटना को किस किस चीज के लिए बोले थे कि पटना एक महानगर बनेगा। लेकिन महानगर तो बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे दो चीज से दुर्घटना हो सकता है, एक आग और एक बाढ़ से, जो कि आप लोग जानते हैं। जब आए थे बुद्ध भगवान, तो यहाँ बोले थे एक महानगर बनेगा ये पाटलिग्राम, लेकिन यहाँ दो चीज को समस्या बहुत ज्यादा होगा, दो चीज से यहाँ विनाश हो सकता है, तो बाढ़ और आग से। चलिए इस क्वेश्चन को अगर लिखना होगा तो क्या करेगा, लिख दीजिएगा आप क्या, कि भगवान बुद्ध ने अनेक बार पाटलिग्राम आया हुआ करते थे, है ना। वो पटना हमेशा आया हुआ करते थे। जब आए थे, जो उस समय पाटलिग्राम कहा जाता था, है ना, उस समय क्या कहा जाता था, पाटलिग्राम कहा जाता था। उन्हें इस ग्राम के बारे में कहा था, मतलब यहाँ पे जब आए थे तो उसने कहे थे कि यहाँ गांव का, इस गांव का एक महानगर होगा। मतलब एक गांव था ये, जब गांव थे तो यहाँ पे एक ठीक है, तो एक महानगर होगा, परस्पर लड़ाई और आग और बाढ़ से, मतलब आग और बाढ़ से भयभीत सबका पीड़ित होगा। मतलब कि आग और बाढ़ से सभी मतलब प्रभावित होगा। तो बुद्ध ने क्या कही थी कि आग और पानी से यहाँ है ना, आग और पानी से यहाँ क्या रहेगा, बहुत ज्यादा क्षति होने की परवाह, मतलब आग और पानी से यहाँ क्षति होने की पूरा चांसेस है। तो पाटलिग्राम को संबंध में यही बात बुद्ध भगवान ने कहे थे कि एक महानगर बसेगा, महानगर को विनाश होने के लिए आपको आग और बाढ़ की ज्यादा संभावना है, आग और बाढ़ से। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैविक दान क्या होता है। तो सैविक दान क्या होता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि बीजांत के प्रथम संकल्प संस्कृत में हुआ करता था, है ना। किसमें हुआ करता था, संस्कृत में। तो संस्कृत के लेखिका भी जो चाणक्य वंश की राजा चंद्रिकी महारानी, है ना, महारानी भी उस समय 8वीं शताब्दी को माना जाता था, है ना। ये आपको इतना ही लिखना, ज्यादा कुछ इसमें नहीं लिखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत महिमा पाठ में किन किन पुराणों से
पद संकलित है। मतलब कह रहा है कि महिमा, भारत की महिमा पाठ से किन किन पुराणों को समकालीन है। तो देखिए इसमें आपको याद कर लेना है कि भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण, एक चीज याद रखिएगा कि भारत महिमा पाठ में विष्णु पुराण, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है भारत महिमा पाठ की किन पुराणों में सबसे पद संकलित है। तो विष्णु पुराण में क्या है, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण, ये दोनों क्वेश्चन भागवत, विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण से यह पद संकलित है। तो इन पुराणों का उद्देश्य है भारतीयों को देश प्रेम की भावना, मतलब कह रहा है कि इस पुराणों का मतलब भागवत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में आपको देश प्रेम की बात किया है। क्या कि देश प्रेम में प्रेम से रहने की बात किया गया है कि सब लोग में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है षष्ठु वेदांग को नाम लिखिए। षष्ठु वेदांग का नाम लिखिए, मतलब षष्ठु वेदांग में कौन कौन से हैं उसको बारे में लिखना है। तो आपको ये लिख देना है कि षष्ठु वेदांग के नाम से निम्नलिखित क्या है, निम्नलिखित वेदांगों के नाम निम्नलिखित है। जैसे शिक्षा हो गया, कल्प हो गया, व्याकरण हो गया, निरूपित हो गया, छंद हो गया और ज्योतिष हो गया। ये सब क्या है, संस्कृत वेदांग का। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा की रक्षा की व्यवस्था कैसी थी। तो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा की रक्षा व्यवस्था अति सुदृढ़ थी। इस नगर में शोभा अति सुंदर हुआ करती थी। ठीक है, तो आपको हम